सागर की जगह अगर सलीम होता, वो मनोरंजन की जगह मोहम्मद होता, तो क्या मंजर होता आज हमारे देश का। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर वही भगत सिंह जी का दौर आ गया कि भाई गूंगी बहरी सरकार को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होगी। क्या बेरोजगारी का आलम है, क्या पेपर लीक हो रहे हैं, क्या हमारी माँ बहनें सुरक्षित नहीं है, क्या जब हम धरना और प्रोटेस्ट करने चलते हैं तो अमित शाह जी की पुलिस लाठी चटकाती है या नहीं चटकाती है, ये सब सवाल उठता है। और अगर क्रेडिट लेने का काम करते हैं, ये भगवान को भी अपना बपौती बनाने का काम करते हैं। जो लोग इनकी भाषा में बात करे वो तो हिंदू होता है, जो सच की बात करे वो हिंदू नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक महिलाओं के प्रति सम्मान की बात है तो सिर्फ घोषणाओं में है, नहीं तो मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं का कलई खोल के रख दूं जिनकी नजरों में महिलाओं का कहीं दूर दूर तक कोई सम्मान नहीं है। आज सरकार तो गूंगी बहरी है ही, ये सरकार सिर्फ चुनाव के वक्त हम लोगों के बीच आते हैं और आकर के आप प्रलोभन देने का काम करते हैं कि आप मिथिला वालों को ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन न भाजपा ने कुछ किया, न केजरीवाल ने कुछ किया है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हो, आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम मैथिली महिला है जो सरकार से मांग कर रहे हैं कि भारत में मैथिली यानी कि शिक्षा व्यवस्था में मैथिली भाषा का प्रयोग किया जाए, बच्चों को मैथिली भाषा पढ़ाई जाए। इसी मुद्दे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनमोहन जागामा है, सीधा उनसे बातचीत करेंगे। आखिरकार ये मुद्दा लेकर जंतर मंतर पर क्यों आ गए जंतर मंतर पर ये मुद्दा? ये सरकार, केजरीवाल सरकार और भाजपा की सरकार दोनों ने कहा था कि जब हम ताकत में आएंगे तो दिल्ली के अंदर में मिथिला और मैथिली भाषा को जो है स्थान देने का काम करेंगे। मैथिली भाषा, और हम लोगों की मांग है कि मैथिली भाषा को स्कूल में प्राथमिक विद्यालय से उसे पढ़ाया जाए, क्योंकि मैथिली भाषा अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मिथिला एक अलग ही पहचान लेके चलती है। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, बगैर मिथिला के हिंदुस्तान की पहचान नहीं है, क्योंकि उस मिथिला से माता सीता ने जन्म लेने का काम किया, उस मिथिला की धरती। क्या बातचीत हो पाई है सरकार से इस भाषा के मुद्दे पर आपकी? तो ये सरकार तो गूंगी बहरी है ही, ये सरकार सिर्फ चुनाव के वक्त हम लोगों के बीच आते हैं और आकर के आप प्रलोभन देने का काम करते हैं कि आप मिथिला वालों को ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन न भाजपा ने कुछ किया, न केजरीवाल ने कुछ किया है। तो हम मिथिलावासी जो भी दिल्ली एनसीआर में रहते हैं इस धरना को समर्थन कर रहे हैं। सखी बहन का एक ग्रुप है, मातृ शक्ति का एक ग्रुप है जिसमें हमारी माँ बहनें शामिल है, उनके समर्थन में हम लोग यहाँ जंतर मंतर पे आ जाए। और हमें विश्वास है कि करत करत अभ्यास ते जरमती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो आज न कल हम सरकार को झुकाने में कामयाब रहेंगे और हम मैथिली भाषा लागू करेंगे। महिलाओं और माताओं की बात कर रहे हैं, पर भाजपा सरकार महिलाओं माताओं सशक्तिकरण की बात करके तमाम योजनाएं दे रही है, फिर मैथिली भाषा का देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक महिलाओं के प्रति सम्मान की बात है तो सिर्फ घोषणाओं में है, नहीं तो मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं का कलई खोल के रख दूं जिनकी नजरों में महिलाओं का कहीं दूर दूर तक कोई सम्मान नहीं है। आज 33% आरक्षण की बात हुई। हम आज आप सोचो कि किस वर्ग की महिला है, जबकि मैं खुद ब्राह्मण हूँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी वाइफ पढ़ी लिखी है, उसका लाभ वो उठा लेगी, लेकिन जो हमारे पिछड़े वर्ग की माँ बहनें हैं उसको कैसे अधिकार मिले? तो उसको भी आरक्षण के द्वारा ही तो अधिकार मिल सकता है। जो हमारे मुस्लिम माँ बहनें हैं उनको अधिकार कैसे मिलेगा? क्योंकि उनका शिक्षा नहीं है। तो वो अधिकार तभी मिलेगा जब हम SC, ST, OBC और मुस्लिम महिलाओं को भी उस 33% आरक्षण में आरक्षण देते हैं। मोदी जी की गारंटी से तो हर कोई वाकिफ है ना। देखिए, ये गारंटी मोदी जी की चल रही है, गारंटी धर्म की चल रही है, धर्मांध की गारंटी चल रही है। आप देखो, गारंटी कुछ भी नहीं है, सिर्फ धर्म की अफीम पिला करके लोगों को घुमाने का काम किया जा रहा है। आज भी आपने देखा होगा कि राजस्थान में जैसे उनकी सरकार बनने को आती है, एक विधायक जाकर के खुलेआम गुंडागर्दी करने का काम करता है, कहता दुकान बंद करो। उधर मोहन यादव जी शपथ लेते हैं तो कहते हैं कि भैया खुलेआम तुम अंडा मछली बेचना बंद करो। अरे भाई, रोजगार क्यों खत्म कर रहे हो? या तो उसकी व्यवस्था कर दो। तुम डायरेक्ट बंद करने से पहले कि आप उसकी व्यवस्था करो कि उसके बच्चे कैसे खाएंगे। उसके बच्चे भी कहीं ना कहीं पढ़ाई करने जाते होंगे, जीविकोपार्जन का वो साधन है, वो एक व्यापार है। जहां आप मुर्गी पालन करवाते हो तो अंडा बिक्री भी होगी।
तो हिंदू राष्ट्र भी तो बना रहे हैं ना, हिंदू राष्ट्र भी दे रहे हैं, आप ब्राह्मण है फिर क्यों विरोध कर रहे हैं आप? उनके बाप का देश नहीं है कि वो कह दिए और बन गया। हाँ। ये देश बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। हाँ। और संविधान ही हमारा सबसे पहला धर्म है। संविधान के बाद ही हम हिंदू आप कह होते रहे हैं। हैं कि भाजपा हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति करती है, पर वही अभी रामलला जो बने उसमें जो काशी की गई है, जो भी बनाया गया है वो मंदिर, वो एक मुस्लिम ने बनाया है। भगवान राम हमारे आराध्य हैं। हाँ। हमारे लिए राजनीति के केंद्र नहीं है वो। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो राजनीति के केंद्र है। और भगवान रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण अगर अयोध्या में आज हो पा रहा है, हाँ। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे हो रहा है, न कि भारतीय। लेकिन ये लोग क्रेडिट लेने का काम करते हैं, ये भगवान को भी अपना बपौती बनाने का काम करते हैं। जो लोग इनकी भाषा में बात करे वो तो हिंदू होता है, जो सच की बात करे वो हिंदू नहीं होता है। अभी आपने देखा हाल ही में संसद में जिस तरीके से सुरक्षा में चूक हुई, उसको लेकर क्या सोच रहे हैं? दुखी हूं मैं, चिंतित हूं, क्योंकि हिंदुस्तान के लोकतंत्र की मंदिर है वो लोकसभा। हिंदुस्तान का दिल है लोकसभा। जिस तरीके का कृत्य अपराध हमारे युवाओं ने किया है, उसका मैं कहीं भी समर्थन नहीं करता, लेकिन वो अपराध की पराकाष्ठा को पार क्यों किया, ये सोचने की विषय है। क्या तानाशाही चल रहा है? क्या बेरोजगारी का आलम है? क्या पेपर लीक हो रहे हैं? क्या हमारी माँ बहनें सुरक्षित नहीं है? क्या जब हम धरना और प्रोटेस्ट करने चलते हैं तो अमित शाह जी की पुलिस लाठी चटकाती है या नहीं चटकाती है? ये सब सवाल उठता है। और अगर ऐसा है तो केंद्र सरकार को सोचना होगा कि अगर आज 4 युवा इस तरीके का काम किया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर वही भगत सिंह जी का दौर आ गया कि भाई गूंगी बहरी सरकार को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होगी। तो मैं सरकार से आगाह करता हूं, आदरणीय नरेंद्र मोदी से अनुरोध करता हूं, अपने देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग करता हूं मैं कि देश के नौजवानों की, देश के गरीबों की, देश के किसानों की पीड़ा को वो जितना जल्द समझ ले उतना बेहतर हो। समझ तो रहे हैं, 9 साल में देखिए किसानों के लिए 2000 आप भी होंगे शायद, जब किसान देश का अन्नदाता जब आंदोलनरत था तो उस वक्त वापस लिया, लेकिन वापस लेने से पहले क्या क्या नाम दिया उन्हें? आंदोलनजीवी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देश विरोधी, इन तमाम बातों के बाद लास्ट में जब उन्हें लगा कि नहीं, जो उन्होंने 3 काला कानून लाया है वो गलत है, तो वो खुद फुट पे आ गए। उनके प्रवक्ताओं को भी जवाब देता नहीं बनना था, लेकिन ये लोग बेशर्म आदमी है, हमेशा रिफाइंड करने आ जाते हैं कि नहीं जी अब ठीक है। कल तक उस काला कानून का समर्थन कर रहे थे उनके प्रवक्ता, प्रधानमंत्री जी भी, नरेंद्र तोमर जी भी, और आज वो बैकफुट पे आ गए। मेरा सवाल ये भी है, पहले 370 सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी, उसके बाद पार्लियामेंट जैसे सेंसिटिव एरिया में 2 युवक घुस जाते हैं और 2 युवक जो है वो बाहर रहते हैं, तो क्या लग रहा है देश सुरक्षित हाथों में या नहीं है? यही तो मैं पूछना चाहता हूँ आनंद भक्तों से कि क्या देश मजबूत हाथों में है? क्या सुरक्षित हाथों में है? जब देश का सबसे बड़ा पंचायत जो अचूक है, जहां चिड़िया भी पर नहीं मार सकती है, वहां जब इस तरीके की घटना हो सकता है, तो क्या हम और आप सुरक्षित हैं? ये सोचने की बात है। सोचना होगा हम देश के नौजवानों को, आप पत्रकारों को, उन गोदी मीडिया को भी मैं कहना चाहूंगा कि जो आप सरकार का बार बार जो प्रोत्साहन करने का काम करते हैं, सरकार कुछ भी कर दे, आज प्रताप सिम्हा के खिलाफ कोई मीडिया क्यों नहीं बोल पा रही है? उसकी जगह अगर मेरा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी होता तो अभी क्या हालात होता, क्या मंजर होता, मैं पूछना चाहता हूँ। उस 4 लड़के के नाम की जगह सागर की जगह अगर सलीम होता, वो मनोरंजन की जगह मोहम्मद होता, तो क्या मंजर होता आज हमारे देश का। मैं यही प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, पहले इस घटना को जो देखा, जब युवकों ने ये हरकत करने की कोशिश करी, सबसे पहले दानिश अली ने इसको देखा। बिल्कुल दानिश अली ने देखा। कोई भी देख सकता है, दानिश जब नजदीक में थे, वो जो कूद रहा था तो दानिश अली ने देखा। लेकिन दानिश अली जी की भी क्या कहना है, जो बड़े पंचायत में वो पूरे समाज को गाली सुनवाने का काम करते हैं और बड़े बेआबरू होकर उनको निकाल भी दिया जाता है। उनसे तो हम यही अपील करेंगे कि आओ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपका इंतजार कर रहा है, आपका स्वागत है। हम आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर जालिमों को करारा जवाब देने का काम। ओवैसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी है। आपने अखिलेश से पूछा जब मध्य प्रदेश में जाके वो चुनाव लड़ा, वो किसकी पार्टी है?
क्या सीबीआई के डर से चुनाव लड़ा, क्या ईडी के डर से चुनाव लड़ा? चलिए वोट काटने का काम करते हैं आप। समाजवादी क्या किया? 50 सीटों पे लड़ करके कांग्रेस को हराने का काम किया। क्या था मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का? क्या था बहन जी का? राजस्थान में क्या है उसका? तो हमारे नेता पे इसलिए आवाज उंगली उठाई जाएगी क्योंकि वो मुसलमान है, और उस पर इसलिए नहीं उठाई जाएगी कि वो यादव है, वो बहन जी हैं, राजभर है। हम पार्टी जो है एक, जिनका एक विधायक है, कुशवाहा जी की एक विधायक है, उनको कोई बी टीम नहीं बोलेगा। बी टीम हमें बोला जाएगा क्योंकि हम हक और सच की बात करते हैं, हम इंसाफ की बात करते हैं, हम कमजोरों की आवाज बुलंद करते हैं। कहते हैं कि कांग्रेस कहती है ओबीसी की वजह से हमारे वोट कट जाते हैं, वरना अब तक तो हम सत्ता में आ जाते हैं। राहुल गांधी तो इतने समझदार है कि वो कहते हैं कि असम में भी हम चले गए चुनाव लड़ने, जबकि कोई डाटा नहीं है, चुनाव आयोग के पास भी डाटा नहीं है कि हमारी पार्टी असम चुनाव लड़ने गई। तो राहुल जी की बात ही निराली है। राहुल जी का क्या कहना है? वो राजा घर के चांदी के चम्मच में दूध पिए हुए लोग हैं, उनको कहाँ तक हम समझा सके? हम लोग ग्रास रूट पे राजनीति करने वाले लोग हैं। चलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या तस्वीर बन रही है, क्या देख रहे हैं, क्या होने वाला है? देखिए, तस्वीर जनता बनाती है, और हमें विश्वास है कि अपने देश के पढ़े लिखे वर्ग, कलमकार, बुद्धिजीवी लोग, जो हमारे हिंदुस्तान का गंगा जमुना तहजीब है, भाईचारा है, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कह गए कि रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, उस पैटर्न पे चलने वाले हम लोग हैं। मंदिर से घंटा बजेगा, मस्जिद से आजान होगा, गुरुद्वारा से गुरुबानी निकलेगी, तब जाके कहीं बेहतर हिंदुस्तान नजर आएगा। कोई किसी पे टीका टिप्पणी न करे, और ऐसी व्यवस्था तभी होगी जब बेहतर शासक होगा जो कपड़ों देख करके पहचानने की बात नहीं करेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ थे मनमोहन झा गामा, जिन्होंने कहा कि हम अपनी भाषा यानी कि मिथिला भाषा को सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं, पर सरकार इस पर गूंगी बहरी हो जाती है जब हम इस तरीके की भाषा का मांग करते हैं। पर देखना ही होगा कि अब मिथिला भाषा स्कूलों में आएगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना, और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।